अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। सियासत में हुक्मरान जमात पर तनकीद कोई गैर मामूली बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस तनकीद को खामोशी से बर्दाश्त कर लेते हैं, जबकि कुछ अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करते हैं। नून लीग के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ पर तनकीद की जाती थी और अब PTI के दौर में वजीर आजम इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। बहरहाल, इसी हवाले से नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि नवाज शरीफ पर हमेशा मुगल तर्ज के रवैये का इल्ज़ाम लगता रहा, लेकिन हकीकत में वो निहायत आजिज़ी पसंद इंसान है। मगर दूसरी जानिब इमरान खान पर पार्लियामेंट में तनकीद हुई तो उन्होंने किसी तंग नज़र यूरोपी बादशाह की तरह अदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया। इसी पर हम सवाल करेंगे अपने पैनल से, और हमारा पहला सवाल इस तरह। इस्माइल कहते हैं कि नवाज शरीफ पर मुगल तर्ज के रवैये का इल्ज़ाम लगता रहा, मगर जिन्होंने उनके साथ काम किया वो जानते हैं कि वो कितने आजिज़ी पसंद इंसान है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान पर जब पार्लियामेंट में तनकीद हुई तो उन्होंने किसी कुरूने वस्ता के किसी तंग नज़र बादशाह की तरह आदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या मिफ्ता इस्माइल का ये तज्जिया आपको दुरुस्त लगता है? हसन निसार साहब की तरफ सबसे पहले जाएंगे। हसन साहब, अपने इस आर्टिकल में मिफ्ता इस्माइल साहब ने आगाज़ में ही आपका भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ जो दोस्त हैं उनके या कुछ जानने वाले जो PTI को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे वो भी डिसअपॉइंटेड नज़र आते हैं इनकी इकोनॉमिक टीम के हवाले से, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए, और वो हैरान है कि PTI की कोई तैयारी नहीं थी। तो आपकी इस बारे में कोई मिफ्ता इस्माइल साहब से बात हुई थी, और जो वो कह रहे हैं उस पर फिर आप क्या किन ख्यालात का इजहार करेंगे? नहीं, मेरी ज़िंदगी में मिफ्ता साहब से एक बार बात हुई, कोई प्रॉब्लम था, बल्कि इन्होंने मुझे बाबर सत्तार साहब ने बताया, मैंने करेक्ट किया उनसे, शायद कॉलम में मैंने को बात की जिस पे उनका शुक्रिया का फ़ोन आया। दैट्स इट, आई हैव नेवर मेट हिम, आई हैव नेवर सीन हिम। एक बात। दूसरी बात कि इमरान पे ये जो इल्ज़ाम है ना, ये बिल्कुल बेबुनियाद और ग़लत है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। उसकी वजह है इन इमरान पे इस तरह का इल्ज़ाम लगाने वाला शख्स या तो उसे ठीक से जानता नहीं या फिर बददियानत और मुनाफिक है। मिफ्ता साहब मेरे नज़दीक, चूँकि बेसिकली एक बात याद रखें, इमरान एक अजीब तरह का दरवेश सिफत फ़कीर किस्म का आदमी है। ये जितना ग्लैमरस नज़र आता है, ये जितना एरोगेंट नज़र आता है, बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ नहीं है। अच्छा, मिफ्ता साहब दूसरी तरफ बहुत डिसेंट आदमी है। मेरी जितनी उनके साथ बात हुई है, मैंने टीवी पे उनको बात करते हुए देखा, वो मेरा ख्याल है इसको जानते नहीं। एक बात, मेरा इतने सालों से तल्लुक। हाँ, एक और बात मैंने एक दफ़ा कॉलम में लिखी कि अगर कोई आदमी, मैं कह रहा हूँ कोई आदमी, ये क्लेम करे कि वो इमरान का दोस्त है, तो या वो मुनाफिक है, बेवकूफ़ है, या वो झूठा है। ही इज़ नोबडीज़ फ्रेंड, दैट इज़ अनदर रियलिटी। बट एनीवे, अच्छा, वो दरवेश आदमी है, बेशुमार चीज़ों से बेनियाज आदमी है। एक बात। अच्छा, दूसरा सुन लें, नवाज शरीफ साहब की आजिज़ी, मैं टू हम्बल अ मैन, मैं कौन होता हूँ करेक्ट करने वाला किसी को। नवाज शरीफ की आजिज़ी ये याद रखें, उसके गुरु ज़ियाउल हक की आजिज़ी और इनकसारी की तरह जाली और मसनूई है। वजह क्या? समझने वाली बात है कि वो एक मुंतकिम मिजाज आदमी है। ये एरोगेंस की इंतहा होती है, वो बहुत मुंतकिम आदमी है। अब वो हर मीठा मूठा ये वो अलग थोड़ा, वो तो घुटनों तक जाकर तो मिलता था, हर बंदे का वो दरवाजा खोल। मैं तो नहीं करता ये, लेकिन इसका मतलब है मैं एरोगेंट हूं? कत्तन नहीं। मैं ना जाली हम्बल हूं, ना मैं एरोगेंट हूं। एक नॉर्मल जैसे आदमी होता है, ठीक है, वो मुंतकिम मिजाज आदमी है। इमरान का खुद एक फेज आया था हमारे दरमियान बहुत बुरा, तो हफीजुल अनियाई साहब ने कहा कि वो आना चाह रहा है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। मेरे अपने घर में ये तीनों मौजूद थे। अलीम खान थे, दूसरा ये जहांगीर तरीन थे। पहली बार नई मुल्क को मैंने अपने घर पे उनसे पहली मुलाकात हुई थी, तो यहीं PCSIR वाले घर में, बेलीपुर में भी नहीं, पुरानी बात भी नहीं है। तो आई वाज सो रूड। तो हफीज खान कनाडा से आए हुए, तो जाने के बाद उन्होंने कहा यार तू बहुत ज्यादा बदतमीजी। मैंने कहा मुझे गुस्सा ही बड़ा था। रस्ते में मुझे किसी ने बताया जो साथ था कि नईमुल हक ने कहा कि उसने बड़ी ज्यादती की है। मैंने तो इमरान ने उसे कहा नहीं, वो दिल का साफ आदमी है, बोल बक लिया उसने, उसका गुस्सा उतर गया होगा। अच्छा, सो इस आदमी पे देखें, हर इल्जाम लगा लें,
इस तरह का वो बिल्कुल कत्तन उसके पास से नहीं गुजरा, वरना शेख ये आप रशीद समझते नहीं होना चाहिए तो था वो कंधों पे कंपैरिजन। उठाए फिरता। मैं जानता हूं पंजाब के चंद एक लोगों ने पब्लिकली ये कहा था कि इमरान खान तो अब एक सियासी लाश है, हम उठाए फिर रहे हैं। वो आदमी आज वजीर है। लाहौर के पीटीआई के हर बंदे को पता है किसने ये बात की थी, वो मेरे भी वो दोस्त हैं, और उस वक्त ये बात ठीक भी थी। वो उसने इधर से सुनी, इधर से निकाल दी। नहीं, इस मामले में वो बहुत आली ज़र्फ आदमी है और बेनियाज आदमी। हसन साहब, वो आपके डिसअपॉइंटेड होने वाली बात जो उन्होंने लिखी है उससे आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं, डिसअपॉइंटमेंट मेरी का देखो नेचर होता है, एक एक्सपेक्टेशंस। और सच्ची बात यह है, मैंने पीपल्स पार्टी और ये क्या नून लीग, ये इनकी देखो, मैं 24-25 साल 26 साल पहले वो मजीद निजामी साहब ने लिखा था कि ये आदमी मेरे बारे में कि ये थर्ड फोर्स का हिला तराश रहा है, ये एक मिसालियत पसंद, ये आइडियलिस्ट है, ये हो ही नहीं सकता। मैं इन दोनों की मिथ तोड़ना चाह रहा था, और जाहिर है मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं तो सुस्तुल वजूद आदमी हूं, घर में पड़ा रहने वाला आदमी हूं, 15-15 दिन घर से नहीं निकलने वाला बंदा। तो मुझे चाहिए था कोई, जब ये बंदा आया एंड ही अप्रोच मी हिमसेल्फ, मैं कत्तन ना मैं गया ना मैं मिला। उसके बाद मेरा सारा फोकस था कि ये बंदा है जो इन लोगों को मार्जिनलाइज कर सकता है, खत्म करना मकसद नहीं था। सो मेरी मायूसी का टाइप और है, मैंने उधर फोकस ही नहीं किया था कि हाउ प्रिपेयर्ड दे आर। डिसअपॉइंटमेंट मुझे ये हुई कि यार ये बिल्कुल बगैर तैयारी के इतनी बड़ी जंग में आ गए। That really annoyed me and it's still annoying me। उस्मान बुज़दार वाली जिद, ये इस तरह का एक बचपना, एक अक्खड़पन, अनानियत कह लें आप, सेल्फ सेंटर्डनेस कह लें, नार्सिज्म कह लें, ये उसमें है जी। बुज़दार भाई बहुत अच्छा आदमी है, मुझे भी बड़ा पपूसा लगता है वो बस करो। कई मुल्कों में भारी सूबा वो इसकी कॉस्ट पे सीखेगा, पंजाब की कॉस्ट पे वो गवर्नेंस सीखेगा। मतलब ये गुस्सा करने की जगह अपनी है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने बदतरीन दुश्मन के बारे में भी गलत बयानी कभी नहीं करूंगा, तो उसके साथ तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं अनॉयड, पर ठीक है, वो अपनी जगह पे है। ठीक। न्याजी साहब, हसन साहब ने तो कह दिया कि दरवेश आदमी है, इमरान खान साहब दोस्त तो किसी के हैं नहीं, तो आपसे तो उनका ताल्लुक रिश्तेदारी का भी है, तो आपके ख्याल में ये कंपैरिजन उनकी तरफ से किया जाना मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से इमरान खान का यूरोपीय बादशाहों के साथ दुरुस्त है? पहली बात तो यह है कि रिश्तेदारी के तो हवाले से ना मैं कोई उन पर तबसरा करूँगा और ना मुझे करना चाहिए, और प्लीज़ इस हवाले से ना मुझसे कभी सवाल किया करें। ये पहले भी कई दफ़े हो चुका है। ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान के बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हैं, और हमारा ब्रेड एंड बटर जो है वो सारे का सारा इनके ऊपर तज्ज़ियों पे और इनका एनालिसिस करके और इन सारी चीज़ों का जायज़ा लेने के साथ मुंसलिक है। तो इसलिए उस हवाले से इमरान खान साहब पे बात करनी मेरे लिए नागुज़ीर है। अच्छा, न्याय साहब इस तरह कमेंट कर दें कि नवाज शरीफ को आजिज़ी पसंद उन्होंने करार दिया। आपके सवाल को मैं एड्रेस कर लूँगा। हसन साहब खुद दरवेश आदमी हैं, प्लीज जवाब ले लें न्याजी साहब से। हसन साहब खुद दरवेश आदमी है, और जाहिर है कि एक दरवेश आदमी जो रहता है, हसन साहब को तो दुनिया के 99.9% लोग जो हैं वो बहुत ही पवित्र नज़र आते हैं, अनलेस किसी ने बहुत ज़्यादा इनके सामने जो है भरपूर तरीके से ज़्यादती ना की हो, या कोई ऐसा सुकम या ऐसा कोई उनका कोई नक्स सामने ना हो। देखिए, इमरान खान साहब जो हैं उनकी दो चीज़ों को अलग रखें। इमरान खान साहब का जहाँ तक रहन सहन है, खाना पीना है, वो सादा आदमी है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। उनको कोई कपड़ों का शौक़ अपने ग्लैमरस डे में भी कोई इस तरह नहीं रहा, बड़े चंद जोड़ों में भी गुजारा कर सकते हैं। ये अलग बात है कि उनके चाहने वाले उनको बेशुमार कपड़े और चीज़ें तोहफ़े में दे देते हैं, जूते दे देते हैं, तो हो सकता है उनके पास सैकड़ों की तादाद में हो, लेकिन अगर खुद उनके पास चाहे तो शायद 2-4 जोड़ों के अंदर पूरी ज़िंदगी गुजार दें। लेकिन जहाँ तक बात है उनके अंदर जिससे इनकसारी और आईजी को आप ले रही हैं, इमरान खान साहब के अंदर इनकसारी और आईजी जो है वो उसका ताल्लुक, एक बात ज़हन में रखें कि कभी भी वो अपने ऊपर जेन्युइन तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हसन साहब के सामने क्यों बर्दाश्त की, मुझे उसका रीज़न पता है। हो सकता है कि ऐसे हालात हो कि मेरे सामने बैठे और मैं भी उनको बुरा भला कह रहा हूँ और वो उनको पता हो कि ही इज़ इनटू फिक्स, तो वो शायद बर्दाश्त कर लें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने
अकबर बाबर जैसे बंदे जो हैं वो इसलिए लूज किए कि वो तनकीद करने वाले में से थे। और इमरान खान ना तो यह है कि उसको जो हमारे यहाँ मुरवजा असूल है, आदाब है, हमारे जो हमारा रवायात हैं, जो रवैये हैं, वो उसके करीब से ही नहीं भटके। जिसमें आप जनाब होता है, चलो वो उसमें उसका कसूर नहीं है, वो उसको उन्होंने शौरी तौर पे या लाशौरी तौर पे उसको अडॉप्ट नहीं कर सका, लेकिन किसी के साथ खड़े होकर बदतमीजी करने की जो उनके पास सलाहियत है वो किसी दूसरे के पास नहीं है। इसका मुजाहरा पूरा पाकिस्तान देख चुका है। दूसरी बात यह है कि वो शीरी मज़ारी ने थोड़ी सी तनकीद की थी, और मुझे अभी तक याद है कि हम चंद लोगों में से थे जो चाहते थे कि शीरी मज़ारी को पार्टी से ना निकाला जाए। इमरान खान साहब इस बात में मुसर थे कि जी आरिफ अलवी साहब जो जनरल सेक्रेटरी पार्टी के, इन्होंने ये नोटिस करने में चंद मिनट लेट क्यों की है। ये एक तो आम हालात में बेतकल्फी माहौल में कोई ऐसे कोई गपशप लग रही हो और उसके अंदर कोई बात हो रही हो। ठीक है न्याय साहब, बाबर साहब की तरफ जाएंगे। बाबर साहब, नवाज शरीफ जो है अपने टाइम पे उनके ये बहुत शिकवा रहता था कि वो खुद भी नहीं आते थे पार्लियामेंट, MNAs MPs भी इस चीज की बात करते थे कि इतने एक्सेसिबल नहीं है वो। अब इसमें फिर कंपैरिजन करना, एक फिक्रा मुझे ऐड करने थे सिर्फ, वो ये कि जो पार्लियामेंट में कहा क्या गया जिसकी वजह से शेख पाए सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। इसी जब बिलावल साहब ने सिलेक्टेड कहा था तो इन्होंने खुद डेस्क बजाया था शौरी तौर पे लाशौरी तौर पे, लेकिन एक छोटी सी बात के ऊपर, और यहाँ कहा कि बुजदार साहब उनके पूछे बगैर नहीं जाते, तो ये बात बुजदार साहब ने खुद बताई है कि मुझे खान साहब ने भेजा है, उसको उन्होंने अपने अंदाजे में बताया। बात इतनी सख्त नहीं थी, लेकिन आप रिएक्शन देख लें कि आज तक गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। हमेशा होता है कि मामूली तनकीद के ऊपर भी वो अंदर से इतनी उसको बुरा भला कह रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी सामने हो, उसके बारे में जो उनका अंदर का रवैया है, आग लगी होती है उनके अंदर बड़ा गुस्सा है। इस सिलसिले में आप समझते हैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है उन पर तनकीद सुनने की। बाबर सत्तार साहब, आपके ख्याल में आपको मिफ्ता इस्माइल साहब का तज्जिया दुरुस्त लग रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि हम तज्जिए जो ज़ाती किसी की ह्यूमिलिटी है या तर्ज है एक्ट करने का, उसे हम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। इस तज्जिए को जो मिफ्ता करने की कोशिश कर रहे थे, मेरी राय में ये पर्सनल मैनरिज्म की बात नहीं है। पर्सनल मैनरिज्म में हो सकता है नवाज शरीफ बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं उन लोगों से, हो सकता है इमरान खान बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, और जो लोग उनसे मिलते हैं वो ये कहते हैं बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। ह्यूमिलिटी, किसी को खाने अच्छे का मुरगन गुज़ाओं का शौक़ होगा तो आप कहेंगे कि जनाब वो देखें नवाज शरीफ को वो शौक़ है, इमरान खान को वो शौक़ नहीं है। सो ये और तरह का एनालिसिस है। पब्लिक ऑफिस होल्डर का जब आप एनालिसिस कर रहे हैं एक डेमोक्रेसी में, तो वो उसके लिए मेजर ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसमें फिर हमने 2-3 बातें देखनी है कि क्या आप पावर को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ना, हम इधर एम्परर्स के साथ इसका मुआजना कर रहे हैं। एम्परर्स क्या थे, यानी कि रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ मैन में फ़र्क ये था कि रूल ऑफ मैन ये था कि कॉन्सेंट्रेशन थी पावर की एक शख्स के अंदर, जो उसका दिल करता था वो करता था और कॉन्सेंट्रेट करके रखता था पावर को, क्रिटिसिज्म नहीं ले सकता था, इंटॉलरेंट होता था, और कोई पैमाना नहीं था कि आप किस बेसिस के ऊपर कुछ आगे फैसले करेंगे। इस बेसिस पे एनालाइज कर लीजिए तो नवाज शरीफ की टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर अपनी पॉलिटिकल पार्टी में, इमरान खान की टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर अपनी पॉलिटिकल पार्टी में। नवाज शरीफ की हमने 90s में परफॉर्मेंस देखी, वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए थे कि पावर को कॉन्सेंट्रेट करें, पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था उन्होंने। पंजाब के अंदर पावर कॉन्सेंट्रेट करके रखी, अपने पास रखी, अपनी फैमिली के अंदर रखी। यही चीजें जहां पे 2011 में लगा था कि इमरान खान एक डिफरेंट तर्ज की सियासत लेके आएंगे, एक डेमोक्रेसी डिफरेंट तर्ज की लेके आएंगे, उन्होंने पार्टी डेमोक्रेसी की बात की, उन्होंने पार्टी इलेक्शन की बात की, उन्होंने अपनी पार्टी में इलेक्शन कमिश्नर्स बनाए, लेकिन हमने देखा कि वो तमाम तजर्बे फेल हुए। उनके हैंड पिक्ड लोग जो थे वो उनके करीब आपको नजर आए, और उनके ऊपर अगर कोई उंगली उठाए या बात करे तो फिर रूल ऑफ लॉ की वहां बात नहीं होती। वो बड़ा डिस्टिंग्विश करते हैं। अगर आप अलीम खान के ऊपर क्रिटिसिज्म करें फॉरेन कंपनीज का वर्सेस PMLN वाली बात करें, वो कहीं बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। फैसलाबाद में खड़े होकर उन्होंने डिफेंड किया। सो अगर आप उस तरह से देखें तो पावर कॉन्सेंट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में, इनटॉलरेंस के कॉन्टेक्स्ट में, डिसेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपको कम अज कम अभी तक इमरान खान का वही तरीकाकार नजर आता है जो पावरफुल लोगों का होता है। क्या अब वो हुकूमत में आके एज प्राइम मिनिस्टर वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे, ये देखना बाकी है।
ये देखना बाकी है। हाँ, ऑप्शन आप ले रहे हैं, ऑप्शन नहीं ले रहे, लेकिन आपकी गुफ्तगू हमने मुलाहिजा कर ली। बेनज़ीर, ये भी उन्होंने अपने कॉलम में लिखा है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने, उन्होंने कहा है कि अगर ये कर सकते ऐसा तो ये कंटेम्प्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर लॉ भी ले आते इनके हाथ में अगर होता, जिस तरह यूरोप में हुआ करता था बादशाहत के दौर में कंटेम्प्ट ऑफ किंग्स का लॉ। आपको लगता है बिलवास्ता भी अगर वो कह रहे हैं ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे भी, तो इस तरह की जहनियत पाई जाती है पीटीआई में जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए आप क्या समझते हैं? तो किसी भी सियासी जमात में पाकिस्तान में नहीं पाई जाती। एक तो ये मिफ्ता इस्माइल साहब का ज़ाती राय है, इनकी पर्सनल ओपिनियन है, हम तो उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो न्यूट्रल रहेंगे और वो अपनी जमात के लीडर पे भी तनकीद करेंगे, बल्कि हमारी सियासी जमातों का ये कल्चर ही नहीं है कि हम अपने जो लीडर होते हैं उनके ऊपर तनकीद करें। तो ये तो खैर उनका ज़ाती राय है। पीटीआई के अपने जो रहनुमा है वो अपने लीडर के बारे में भी ये बात करेंगे, नवाज शरीफ के बारे में इस तरह की बात करेंगे। लेकिन शाही रवैया उनका हो या ना हो, जो सबसे एक अलार्मिंग चीज़ है पीटीआई के बारे में, वो उनकी एक बड़ा गैर जमहूरी तरीका है उनका बनता चला जा रहा है। वो ये है कि वो सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। जब उनसे सहाफ़ी सवाल पूछते हैं, ये बड़ा एक एंटी डेमोक्रेटिक तरीका है। वो सहाफ़ी जब उनसे सवाल पूछते हैं तो वो जवाब नहीं देते, नाराज़ हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले शरियार अफरीदी साहब ने नेशनल असम्बली में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए कि जुर्म के बारे में, कि जुर्म के वाक़यात जो हैं इस्लामाबाद में वो कम हो गए। और वो सहाफ़ी ने जब उनको बताया कि ये गलत है, ये फिगर्स जो आपने दिए हैं ये गलत हैं, बल्कि बढ़ गए हैं, तो वो गुस्से में उठ के चले गए। और उनके साथ जो लोग थे उन्होंने सहाफ़ी से कहा कि आपको ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए था। तो ये जो एक तरीका है, इस रवैये पे मेरे ख्याल से उनको ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को देखें, क्योंकि ये मीडिया हो जाए, आपकी अपोजिशन की जमातें हो जाए, ये सब जमहूरियत का हिस्सा होती हैं, ये सब पिलर्स होते हैं जमहूरियत के। तो आप उनको इस तरह नहीं ट्रीट कर सकते। इरशाद भट्टी साहब, जिस तरफ इशारा कर रही हैं बेनज़ीर भी, गैर जमहूरी रवैया, सवालात के जवाब ना देना, अपनी बात पर डटे रहना, जवाब देना ज़रूरी ना समझना, इसकी तर्ज पर यूरोपी बादशाहों की अदम बर्दाश्त की तरफ इशारा देना मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से दुरुस्त है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ज़हनी तौर पर मिजाजन बिल्कुल वो क्या कहते हैं, वो भी बादशाह ही हैं। वरना वो फवाद ने जब कहा था कि चेयरमैन नैब माफ़ी मांगे, तो उनको कहना चाहिए था कि भाई क्यों माफ़ी मांगे, मैं ये जमहूरियत है, इसमें मैं जाऊंगा, पेश होऊंगा। जब सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म उनको कहा है तो उनको बर्दाश्त करना चाहिए था। लेकिन मिफ्ता, ये खैर इनको तो 5 महीने हो गए हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब का तजिया नवाज शरीफ साहब के बारे में बड़ा हैरान कुन है। आजिज़, यानी नवाज शरीफ आजिज़ इंसान है। आजिज़ इंसान को जरदारी साहब जैसा जहांदीदा शख्स मुगल आज़म नहीं कह सकता, हजूर वाला। आजिज़ इंसान को गॉड फादर सिसिलियन माफिया नहीं कहा जा सकता। आजिज़ इंसान कभी अपने मुखालफिन को ये नहीं कहता कि ये मुँह और मसूर की दाल। आजिज़ इंसान कभी ये नहीं कहता कि मेरे असासे ज़राए आमदन से ज़्यादा तो तुम्हें इससे क्या। आजिज़ इंसान कभी सुप्रीम कोर्ट पर हमला नहीं करता। आजिज़ इंसान फ़ौज और नैब को धमकियाँ नहीं देता। आज इंसान 25,000 कनाल के महलों में नहीं रहता। आज इंसान के ख़ानदान पर 10 सालों में 10 अरब रुपए सिक्योरिटी पर नहीं लगते। और आज इंसान की फैमिली के लिए 3,000 एहलकार ड्यूटियां नहीं दिया करते। आज इंसान सरकारी खर्च पर 2.5 करोड़ का बाथरूम पीएम हाउस में नहीं बनवाता। आज इंसान कतरी शहजादे की आमद पर कर्जों में डूबे मुल्क के लिए 70 करोड़ गवर्नर हाउस पर नहीं लगाता। आज इंसान 4 सालों में 1.25 अरब के 100 दौरे नहीं खड़काता। आज इंसान के को कभी भी कोई डेली मेल ये नहीं कहता कि ये पेंट हाउस बैरी कजाक है। आज इंसान के लिए फजाई केटरिंग नहीं होती, हजूरे वाला। आज इंसान ऐसी कानून साजी नहीं करने की कोशिश करता कि अमीरुल मोमिनीन बन जाऊं। और अगर ये आजिज़ी है तो नहीं चाहिए, प्लीज़ हमें ये आजिज़ी नहीं चाहिए। हमने इस आजिज़ी का अचार डालना है जिसका कोई नतीजा ही ना निकले। हजूरे वाला, हमने सिर्फ सुना था जुनेजो साहब और मलक मिराज खालिद साहब के बारे में कि उनमें थोड़ी सी आजिज़ी थी। बाकी तो जो भी आया है वो उसका, जब उसने ऊपर से चोगा उठाया है तो अंदर से मुगल आजम ही निकला है। तो कोई आजिज़ इंसान नहीं है जो इख्तिदार में आया है, उसको ही हमें सारों ने मायूस किया है, सब वैसे ही हैं। नए का ऑप्शन आप ले रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, 2 नए के ऑप्शन सामने आए हैं, एक हाँ का ऑप्शन सामने आया है। बाबर साहब और बेनज़ीर ने इस पर कोई ऑप्शन नहीं लिया, लेकिन उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त पर रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने का फैसला किया है। दौरान समाअत नैब के वकील ने जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत मांगी और केस को 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करने की इस्तदा की, जिसे बेंच ने मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ के वकील का मजीद कहना था कि रेफरेंस में शहबाज शरीफ के बारे में कोई बयान नहीं है। पहले 50 दिन जिस्मानी रिमांड पर रखा गया, इतने
आए दिन दहशतगर्दों को भी नहीं रखा जाता। अब नैब की जानिब से जवाब दाखिल नहीं कराया जा रहा। अदालत ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त से जमानत पर जवाब पेश न करने पर नैब के वकील पर नाराजगी का इजहार किया। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स दिए कि 7 माह गुजर चुके हैं, मजीद ताखीर नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून पहले ही इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने का कहती रही है, तो क्या मुस्लिम लीग नून का इल्जाम दुरुस्त है? यही हमारा सवाल होगा अपने पैनल के लिए, और इसके लिए हम चलेंगे इरशाद भट्टी साहब की तरफ। इरशाद भट्टी साहब, जो नून लीग की तरफ से इल्जाम सामने आ रहे हैं, आपके ख्याल में दुरुस्त है? जहाँ तक अदालत का इजहार बरहमी है, इसकी समझ आती है। बिलाशुबा नैब को सेटिस्फाइड करना चाहिए, अदालत को, और जस्टिफाइड करना चाहिए हर गिरफ्तारी को। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है नून लीग के सियासी इंतकाम के इल्ज़ाम को, सुभान अल्लाह जी, ना करें इस तरह, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब तक सियासी इंतकाम का क्या निशाना बनाया गया है? वसीम अजमल और कमरुल इस्लाम की आज ज़मानत हो चुकी है। शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक और नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हैं। शहबाज शरीफ रिमांड पर थे, हर असम्बली इजलास में तशरीफ़ लाते रहे, और आपको ज़रा माइंड करके आपने माइंड करना है। लेकिन फिर मैं कह दूं कि PAC के चेयरमैन अल्हम्दुलिल्लाह वो बन गए। कोट लखपत जेल की बजाय मिनिस्टर कॉलोनी में तशरीफ़ ले आए। खून के टेस्ट हुए, 3 रुकनी डॉक्टरों की बोर्ड के ने रोज़ मुआयने किए। कमर दर्द की फिजियोथेरापी हुई, सूजी टांग सेहतयाब हो चुकी, दांतों की फिलिंग हो चुकी, सुबह शाम वाक़ई हो रही हैं, और प्रॉपर डाइट प्लान चल रहा है। ख्वाजा साद रफ़ीक की अब तक एक शिकायत आई है, और वो ये है कि बाथरूम की कुंडी नहीं है। नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी की जेल में हैं, जेल का डॉक्टर चेक कर रहा है, अपना डॉक्टर चेक कर रहा है, छोटा मेडिकल बोर्ड बन चुका है, बड़ा बोर्ड, लार्जर मेडिकल बोर्ड बन चुका है, घर के खाने खा रहे हैं। अगर ये सियासी इंतकाम है अब्सा कोमल, तो मेरी प्लीज़ आपसे जनाब स्पीकर ये गुजारिश है कि पूरे पाकिस्तान के सियासी कैदियों को सियासी समझा जाए और उनसे यही सियासी इंतकाम लिया जाए। सही, नहीं एक ऑप्शन। बाबर सत्तार साहब, आपको इरशाद भट्टी साहब का जवाब कैसा लगा? और फिर ये जो 50 दिन जिस्मानी रिमांड वाली बात है, इसमें कितना दम है, ये जो नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है? देखिए, मेरा टाइम आज भट्टी साहब को दे दें, क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने तकरीर आज लंबी लिखी है और उसकी 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस भी करके आया हूँ, तो अपना टाइम मुझे दे देना। तो अगर ये मजीद बात इस पर करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरा टाइम भी दें। अगर 2 सफ़े रह गए तो पढ़ दें, अगर बाकी सब इजाजत दें पूरे पैनल से। इजाजत है इनको, 2 सफ़े आप बिल्कुल नहीं से पढ़ाएं, 2 सफ़े रह गए वो पढ़ दें। ठीक है इरशाद भट्टी साहब। और अगर मैं और आप 1 to 1 मेरे मुताबिक कर लें, तो इनको छुट्टी करवा दें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। नहीं, वो उसकी इजाजत नहीं मिलेगी। देखिए, अब संजीदगी की बात, संजीदगी की बात यह है जी संजीदगी की बात यह है कि 1 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं PMLN को, लेकिन हमारे मुल्क में कॉन्विक्ट और अक्यूज्ड का फर्क खत्म हो चुका है। सो एक बंदा जिसके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है, उसे हम इसी तरह से ट्रीट करते हैं कि ये कन्विक्टेड है, कि इसने गुनाह किया और क्राइम किया, और ये पनिशमेंट जायज़ है इसके साथ। और ये इतनी अजीब हम एक स्टेट ऑफ माइंड में हैं कि किसी शख्स को आप अगर 50 दिन कैद करके रखें एक ऐसी स्टेज के ऊपर जब उसका ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल कोई अजीब बात नहीं। यानी कि फंडामेंटल राइट्स की हमारी अप्रिसिएशन या हमारी अंडरस्टैंडिंग वहां पे पहुंच गई। जज साहब क्या कह रहे हैं कि भाई आपने एक शख्स को बंद करके रखा हुआ है, यहाँ पे CRPC के नीचे आप 14 दिन का जिस्मानी रिमांड लेते हैं, कोई टेररिज्म का मुकदमा होता है, उसके बाद आप उसे जेल में भेज देते हैं। यहाँ पे एक खास कानून आपने बनाया, और खाली नैब के कानून में यह खासियत है कि 90 दिन आप लोगों को पकड़ के रखते हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम में क्या ऐसी इन्वेस्टिगेशन आपको करने की जरूरत है कि आपको फिजिकल रिमांड की जरूरत हो, और उसके बावजूद फिर आप फ्रेम नहीं कर सकते, रेफरेंस नहीं फाइल कर पाते और चला नहीं पाते मुकदमे को। तो ये एक बड़ी यूनिक एनवायरनमेंट है हमारे मुल्क में। ये खाली PML, यानी यही चीज हमने देखा ना 90s में, यही काम हो रहा था कि एक गवर्नमेंट आती थी, उसे निकाला जाता था करप्शन के चार्ज पे। जब वो ऑपोजिशन में जाते थे तो उनके खिलाफ मुकदमे बनते थे, उन्हें घसीटा जाता था, जेल में रखा जाता था। फिर वही पार्टी गवर्नमेंट में आ जाती थी, वो दूसरी पार्टी के साथ ये करती थी। तो ख्याल ये था कि 2007-8 में कि हमारी पॉलिटिकल क्लास को ये समझ आ गई है कि ये काम कम अज कम नहीं करें,
किसी तरीका कार से चलें, इन्हें पनिश कीजिए अगर ये पकड़े जाते हैं, लेकिन ट्रायल तो कर दें उनका। और ट्रायल में ये कहां पे होता है कि एक अपोजिशन लीडर है उसे आप जेल में बंद करके रख रहे हैं? भाई वो भाग तो नहीं जा रहा ना। हाँ, ऑप्शन आप ले रहे हैं। ट्रायल कीजिए उसका, अगर कल वो कन्विक्ट होता है तो उसे फिर बंद कर दें। तो ये उनकी बात दुरुस्त है, लेकिन पीएमएलएन भी यही काम करती रही है इससे पहले भी यही होता रहा है। बिल्कुल हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। बेनज़ीर, मैं ये हवाला देना चाहूँगी, पहले हुकूमती वज़रा जो बयानात देते थे उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। कल ही जो उस्मान डार साहब हैं उन्होंने आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए, राना सनाउल्लाह साहब वहीं पे बैठे थे, उनको कहा अब आपकी बारी आने वाली है। वो पहले भी इस तरह का बयान दे चुके हैं जिस पर तनकीद हुई। अब अदालत इसके ऊपर जो रिमार्क्स दे रही है, सब कुछ को देखते हुए नून लीग का मौक़िफ़ आपको मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, उनका बिल्कुल उनका मौक़िफ़ काफ़ी मजबूत होता नजर आ रहा है। नैब के अपने मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हुए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जो उनके सबसे हाई प्रोफाइल और अहम केसेस हैं वो कोई 22 उनके केसेस हैं, जिसमें से कोई 10 केसेस तो नून लीग के खिलाफ हैं और एक सिर्फ पीटीआई के एक रहनुमा अलीम खान साहब के खिलाफ है। तो इससे तो यही जाहिर होता है कि कोई ये पॉलिटिकल किस्म के केसेस हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने नैब के एक बड़े सीनियर अफसरान हैं, उनसे मैंने पूछा कि आपने ख्वाजा साद रफ़ी को गिरफ्तार क्यों किया, तो उन्होंने मुझे कहा क्योंकि वो बड़े पावरफुल हैं और वो इन्फ्लुएंस कर सकते थे अपनी तहकीकात को। तो आप मुझे बताएं कि अगर परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़, मोनस इलाही के ख़िलाफ़, अलीम खान के ख़िलाफ़ अगर केसेस हैं और उनकी तो हुकूमत है, तो वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते अपनी तहकीकात को। तो ये बड़ा एक वीक सा एक केस है कि आपने क्यों गिरफ्तार किया इस वजह से। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फवाद हसन फवाद के जो है, अब इनका आप केस देख लें, वो जुलाई में उनको गिरफ्तार किया गया, 6 महीने हो गए हैं, अभी तक उनके खिलाफ एक रेफरेंस ही नहीं हुई। आहद चीमा का भी यही केस है। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है और नैब पे ये इल्ज़ाम लगते रहेंगे जब तक पीटीआई और अपोजिशन पार्टीज़ बैठ के इसके कानून के ऊपर कोई सीरियस किस्म की क्या कहते हैं, कोई टॉक नहीं करेंगे, कोई सीरियस किस्म की इसमें तब्दीली नहीं लाएंगे, तो ये इस किस्म के इल्ज़ाम लगते रहेंगे। मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये जो नैब बनने से पहले सबसे पहले एहतसाब सेल बना था 1996 में, जो बाद में नैब बना। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एहतसाब सेल जो था वो एक गैर कानूनी तरीके से बना था, क्योंकि तब एक केयर टेकर गवर्नमेंट थी और केयर टेकर गवर्नमेंट के पास ये इख्तियारात ही नहीं होते कि वो इतना मेजर एक पॉलिसी डिसीजन ले सके। तो ये चीज़ भी हुकूमत को और अपोजिशन पार्टीज़ को देखनी चाहिए कि बेसिस क्या है जिसके बेसिस पे नैब बनी है। सही। हसन निसार साहब, नैब का ये तरीकाकार फिर नून लीग को फ़ायदा पहुँचाएगा, इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनने का जो वो कहते हैं इस हवाले से? देखो बात सुनो, अभी तो शहबाज शरीफ साहब की जायदादें निकलनी शुरू हुई हैं। अच्छा, ये वाइट कॉलर दहशतगर्द हैं, कोई शक नहीं है, कतन शक नहीं है। और इस टाइप की दहशतगर्दी के सबूत ढूंढना, हवा को ना, जो वो एक नज़्म है बड़ी खूबसूरत किसी की कि हवा को मुट्ठियों में बंद करने और पानियों पे, बहते पानियों पे कॉलम लिखने के बराबर है। तो प्लीज ये ठीक है जो आप लोग जो कानूनी मुशगाफियां और ये और वो और कानून और सारा ये सब पता है मुझे, आप लोग बेहतर जानते हो, डेफिनेटली सही कह रहे हो, बहुत ज्यादा एकेडमिक। रेलवे स्टेशन पे एक बंदा चोरी करके 100 रुपया ने मार मार के उसकी खाल उतार देते हो, मुर्गी चोर से पूरा पोल्ट्री फार्म आप उगलवा लेते हो, मनवा लेते हो कि तुम पूरा पोल्ट्री फार्म ले गया था उठा के जेब में डाल के। इधर क्या पता नहीं सिलसिले शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कानून याद आ जाता है। सारा मुल्क ये कानून के बलबूते पर चल रहा है, ये चंद लोगों के लिए रह गया ये कानून सारा। ये सारी आपकी रिवायात, आपका आइन, आपका कानून, आइन ये कहता है, मेरे सामने रखो का आइन की किताब, मैं 80% निकाल दूंगा जिसने उसने कभी तुक्का भी नहीं अपनी उन शिकों पे। शुरू हो जाते हैं, अभी पकड़ो इनको, रिकवरी करो, पता है सबको, बच्चा बच्चा जानता है। हम मरीख से आए हैं, हमें नहीं पता। सही। खुदा का खौफ करें। दहशतगर्द वहशतगर्द क्या भी है, दहशतगर्द व्हाइट कॉलर क्राइम है। ओ भाई बहुत औखा काम है ये, उतना टाइम दो, लोगों का पैसा रिकवर होने दें और होगा इंशाल्लाह। व्हाइट कॉलर, ठीक, व्हाइट कॉलर क्राइम है, आप समझते हैं ठीक हो रहा है जो हो रहा है, आप समझते हैं इसमें नई ऑप्शन आप ले रहे हैं, कानून के दायरे ठीक, बिल्कुल ठीक हो रहा है। दुरुस्त। हाफिजुल न्याजी साहब,
आप क्या समझते हैं और इत्तेफाक करेंगे आप हसन साहब से? इस हद तक बिल्कुल करूंगा कि बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये बीबी इस कौम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश जो की है, ये ना भी करते ये कौम बेचारी इतनी सादा और इतनी सर्वाइव और इतनी सबमिसिव सी कौम है कि ये आगे से चूचरा भी ना करती। ये लोगों को क्या बेवकूफ बना रहे हैं। मेट्रो पेशावर से बड़ा स्कैंडल इस मुल्क में था, 30 बिलियन की बनी है, आज 80 बिलियन मुकम्मल हो रही है और बड़ी नेक सहाबा कराम बना रहे हैं, मैं मान गया हूं। लेकिन किसी ने पूछा कि कितने टेक्निकल ब्लंडर्स हो चुके हैं, कितने मजीद घपले हो चुके हैं। 93 करोड़ रुपए एक ऐसी उन्होंने नैब पे लगाया जिसका कुछ भी नहीं निकला। किसी ने पूछा कि ये 93 करोड़ रुपए एक्सचेकर का किधर चले गया। केपी हाउस के अंदर सलीम सावी साहब ने फाइलों का प्लंदा दिखाया कि 3-3, 4-4 लाख रुपए की चाय पी गई। सारे चाय में शायद इस्तेमाल हुआ होगा, जैतून इस्तेमाल हुआ होगा, मगर 3 लाख की चाय पाकिस्तान में आती है। 23 करोड़ रुपए 3 सालों में केपी हाउस में लगा दिया चाय के ऊपर। बालम जब्बा केस क्या आशाने से बहुत फर्क था। 56 केस को मिसाल बना दिया। उन्होंने इलेक्शन से पहले लगता था कि पंजाब के अंदर सिवाय करप्शन कुछ नहीं हुआ, क्यों ना करते। लाहौर का हाल क्या बना दिया 5 महीने के अंदर। ये लाहौर, ये पंजाब का ये हाल था क्योंकि पता था कि जो इलेक्शन होने वाला है उसका जब कंपैरिजन होगा कराची के साथ, पेशावर के साथ, जिसको उन्होंने कहा था कि चूंकि हमने काम किए जो वहां पे नहीं किए। नहीं, आप सुन लिया करें थोड़ी सी बात को। ऐसा भी ऐसी भी क्या आपको जल्दी है कि आप सारा वाइंड अप करती है कि आप ये समझते हैं कि जिस कारण जिस वारदात के लिए इस मुल्क में किया गया, लेकिन अल्लाह जो है वो भी मौजूद है। क्यों ये आज फंसे हुए बुज़दार इमरान खान जैसे चरागों के अंदर? वो इसलिए फंसे हुए हैं कि जब इस तरह के कारण किए थे और जब शरीफ खानदान को भी एलिमिनेट करना था, क्योंकि वजह निज़ात था, मीडिया के ऊपर उनका इतना बड़ा ट्रायल होना था, सब कुछ होना था, उसके बाद आपको अल्लाह ने बुज़दार इमरान तोहफे में दे दिए, अब भुगतो। नियाजी साहब हाँ का आप ऑप्शन ले रहे हैं। 3 इस पे हाँ के ऑप्शन सामने आए, 2 नहीं के आए हैं। इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान जिस चीज़ का दावा बार बार करते थे वो था आवाम का वीआईपी प्रोटोकॉल से छुटकारा। लेकिन देखा यह जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जब सड़कों पर निकलते हैं तो प्रोटोकॉल उनके हमरा होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान उस्मान बुज़दार से मुतालिक क्या कहते थे? और सवाल इस तरह से है, उस्मान बुज़दार 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में नहीं फिरते। इमरान खान अब गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला 26 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में मुल्तान गए, जिसके मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं। सवाल आपसे यह है कि क्या इमरान खान का उस्मान बुज़दार के हवाले से दावा गलत साबित होने के बाद इमरान खान क्या वज़ीर आला पंजाब को तब्दील करना चाहेंगे या उनको करना चाहिए? हाँ या नहीं में जवाब देना होगा। सबसे पहले हफीजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ चलेंगे। नियाजी साहब, इमरान खान साहब क्या एक्शन ले सकते हैं अब? इमरान साहब ने तो कोई गलत बात नहीं की। उन्होंने कहा जी 40 गाड़ियों के, आप खुद बता रहे 26 गाड़ियाँ थी। उनके 35 करोड़ का जहाज नहीं था, 31 करोड़ का था। गुजरांवाला तो जहाज में नहीं गया, हेलीकॉप्टर में चले गए थे। तो वो तो उस लिहाज से तो इमरान खान साहब की आप अगर देखें ना, इस तरह तो जाती ना किया करें कि इमरान खान ने 40 का कर दिया है और आपने 26, अब आपने गिन भी लिए 26, तो इमरान खान साहब तो ठीक कह रहे थे। देखो बीबी, नीम हकीम वो खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान, नीम सियासतदान नालायक सियासतदान, नाअहल सियासतदान, वतनी सालमियत सलामती, खतरा वतनी सालमियत सलामती और अमान। पॉइंट ब्लैक 7 गोलियां लगी जीशान को, जिसके लिए अब वो ढूंढा जा रहा है नैब स्टाइल पे कि उसको दहशतगर्दी के लिए इस वक्त पूरी रियासत पाकिस्तान जिसके पास वसाइल हैं। हसन साहब कह रहे हैं व्हाइट कलर क्राइम, मैं कहता हूं इनके पास इतनी वसाइल और ताकत है कि ये तो कहीं से जो आज से 200 साल पहले वही बर्दाश्त निकाल सकते हैं। तो उसको एक गोली लगी, एक बच्ची 7 साल की बच गई है। पोस्टमार्टम उसके जो फॉरेंसिक एग्जामिन है वो भी पॉइंट ब्लैंक हथेली में लगाई गई। अगर ये ना होता तो इसकी नाअहली पे चंद दिन और पर्दा पड़ा रहता। और इमरान खान साहब ये तकरीर जो है अल्लाह के फजल करम से दोहराते रहेंगे, आते रहेंगे और ये बताते रहेंगे कि आप गलत कह रही हैं। 26 गाड़ियां थी, 32 गाड़ियां थी, 40 गाड़ियां। आप उनके तरफ से जस्टिफिकेशन देके नई का ऑप्शन ले रहे हैं कि 40 थोड़ी थी, 40 से कम गाड़ियां थी। हसन निसार साहब, यार क्या मजे का कैसा सवाल है।
बिल्कुल नहीं करना चाहिए इमरान को जब तक सूबे का और पीटीआई का पूरी तरह सत्यानाश नहीं ना हो जाता। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जाहिर है जिसने बनाया है उसका इख्तियार है, उसको बिगाड़े। मैं पीटीआई मैंने तो नहीं बनाई, कोई अपना फीजुल्लाह न्याई साहब ने तो नहीं बनाई, उसका घर है, ढाए बनाए आपको, और मुझे क्या तकलीफ है। सूबे पे जरा मेहरबानी हो सकती है, हम कौन होते हैं कर दें, बाकी बिल्कुल हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग दिस तमाशा। मेरा गुस्सा इस सिलसिले में तो कम हो गया है। ये एंटरटेनमेंट चल रही है अजीबो गरीब सी है, मतलब ठीक है, बहुत अच्छा है, शाबाश, कीप इट अप। इरशाद भट्टी साहब, इस पे भी कमेंट कीजिएगा कि कल उस्मान बुज़दार साहब से जब सवाल किया गया था कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया था वहाँ पर मौजूद शख्सियत से, तो उन्होंने जवाब में ये कहा था कि मैं ट्रेंड नहीं हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊँगा। तो ये समझा जा रहा था कि अब तनकीद हो रही है तो कोई बेहतरी की तरफ जाएगी बात। तो आपके ख्याल में फिर कोई गुंजाइश बचती है अगर वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बड़ा होके जब सीएम बनूंगा? पहली बात बिल्कुल भी नहीं चेंज करना चाहिए जब तक तब्दीली और पीटीआई और हमारे ख्वाब सारे खूह खाते में ना जाएं। इस मुल्क और कौम के नसीब मुलाहिजा फरमाएं। अब साकोमल के लाहौर से गुजरने वाला 40-50 किलोमीटर है, हेलीकॉप्टर पे तशरीफ ली जाते हैं, 18 से 18 गाड़ियों में फिरते हैं, ये बुज़दार साहब। दूसरी तरफ कल 25 गाड़ियों का काफिला था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। बिलावल साहब की वाहिद खूबी यह है कि वो भुट्टो साहब के नवासे हैं और बीबी के बेटे हैं। बुज़दार साहब की वाहिद क्वालिफिकेशन ये है कि वो इमरान खान के आजिज हैं, घर में बिजली नहीं है, साउथ के मकीन हैं। बिलावल साहब की भी सरकारी खर्चे पर ट्रेनिंग हो रही है, बुज़दार साहब की भी सरकारी खर्चे पर ट्रेनिंग हो रही है। बिलावल का सिंध भी खूह खाते में है, बुज़दार का पंजाब भी खूह खाते में है। बुज़दार साहब फरमा रहे थे मैं आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड हो रहा हूं। बिलावल साहब ने कल फरमाया, बड़ी खूबसूरत बात की है कि भुट्टो साहब मेरिट पर मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा और अयूब खान के वजीर बने, यानी डिक्टेटर का मेरिट होता है। शुक्रिया बिलावल साहब, शुक्रिया बिलावल साहब। है ना मजे की बात कि डिक्टेटर बुरा है, उसका मेरिट अच्छा है। तो एक तरफ बाऊ स्याह चश्मे वाला बिलावल वो है बुज़दार, दूसरी तरफ बाऊ सोनी उर्दू वाला बिलावल है। और कुछ लोग समझते हैं कि दोनों बड़े क्यूट हैं, लिहाजा दोनों खुश रहें और अल्लाह इन सारों को खुश रखे। ठीक नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं। बाबर सत्तार साहब, अब इतनी ज़्यादा तनकीद उस्मान बुज़दार साहब पे हो गई है, तो आप क्योंकि लॉयर भी हैं, तो अगर आप किसी तरीके से उनका डिफेंस करना चाहें बिलवास्ता या बिलावास्ता, तो आप कैसे कहेंगे? आज नहीं, आज नहीं करेंगे। मैं कि कोई हमारे प्रोग्राम में किसी ने सट्टा लगाया हुआ है कि 1 साल से पहले उस्मान बुज़दार को हम भेजेंगे, और अब लग रहा है कि शायद ना हो। तो रोज हम सवाल बनाते हैं उनके ऊपर कि हम जरा इस ट्रक को थोड़ा सा धक्का दें, कि किसी तरह गिरती हुई दीवार को एक धक्का और टाइप हमारा एक प्रोग्राम है। देखिए, इतनी इररिलेवेंट कॉन्वर्सेशन हमारा मीडिया करता रहा है हमेशा से कि जी 26 गाड़ियां, 32 गाड़ियां, इतनी गाड़ियां। और फिर इमरान खान साहब जब वो केपी में जाते थे उनकी गाड़ियां गिरना शुरू कर देते थे। भाई कोई आप सीरियस बात कर लें, कोई 26 गाड़ियों के बजाय अगर वो 6 गाड़ियों में चले जाएंगे तो क्या इमरान खान साहब ने ही उठाया था ना इस बात का सबसे ज्यादा जो कहा गया था, उन्हीं की तरफ से शुरू किया गया। अजीब पॉपुलिस्ट कॉन्वर्सेशन, बिल्कुल। लेकिन हम क्या जस्टिफाइड हैं उस चीज को दोबारा दोहराने में? एक वो गलत बात उस वक्त भी कर रहे थे, आप गवर्नमेंट में हैं, आपका जो कमिश्नर है उसकी गाड़ी भी शामिल हो जाएगी, आपके साथ 2 MNAs हैं उनकी गाड़ी भी शामिल हो जाएगी, सिक्योरिटी की गाड़ियां भी साथ शामिल हो जाएंगी, 26 गाड़ियों का प्रोटोकॉल। भाई इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या आपके अस्पताल बन जाएंगे अगर वो 6 गाड़ियों में जाएंगे? क्या आपके स्कूल बन जाएंगे? क्या बाकी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे? कोई हम उनका अगर हमने कैपेसिटी का, उनकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना है तो किसी सही बात पे कर लेना। 40 गाड़ियों के पीछे हम किधर पड़ गए? सही डिफेंस कर बेनजीर, जिस तरह पुराने सही है, ठीक। बेनजीर, पहले दौर में जिस तरह पीटीआई की तरफ से सबसे बड़े मसाइल में से एक वीआईपी प्रोटोकॉल को भी कहा जाता था, ये बात सबसे ज्यादा उन्हीं की तरफ से की जाती थी, तो अब उनके ऊपर भी ये तनकीद तो जायज है? फिर नहीं है, लेकिन इस वजह से तो तब्दील नहीं करना चाहिए वज़ीर आला को पंजाब के कि उनकी प्रोटोकॉल इतनी गाड़ियां थी तो इतनी गाड़ियां नहीं थी। और भी बड़े मसाइल हैं पंजाब में, बहुत ही संगीन मसाइल हैं पंजाब में, जैसे उनके अपने ही मिनिस्टर्स जो हैं
PTI के वो उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ उनसे खुश भी नहीं है और उनके ख़िलाफ़ मीडिया को रिपोर्ट्स भी लीक करते हैं और उनकी ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा मसला है। कुछ मिनिस्टर डिपार्टमेंट्स हैं मिनिस्ट्री के जहाँ पे लोग ही नहीं है, वो कहते हैं फाइलें पड़ी रहती हैं उस्मान बुज़दार साहब के पास, वो साइन ही नहीं करते। तो ये चीज़ है जो है वो देखने वाली है। मतलब अभी 6 महीने हो गए, हमें अभी तक ये नहीं पता कि उनमें ऐसी क्या ख़ास बात थी जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने उनको नामजद किया। वो किस एंगल से उनको वसीम अकरम लगते हैं मुझे तो अभी तक नहीं समझ आई। तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है उनको देखने के लिए कि उन्होंने वो सूबे में कर क्या रहे हैं। बेनज़ीर कथा कलामी की माजरत, इसलिए भी ये सवाल के ऊपर इसलिए भी मैं बता दूं कि इसलिए भी कर रहे हैं कि ये वाज़ेह अल्फाज थे इमरान खान साहब के कि इसलिए सादा शख्सियत की वजह से उन्हें वज़ीर आला लगाया है। उनके घर में लाइट नहीं थी, वो 40 गाड़ियों में नहीं फिरेंगे जैसे पहले फिरते थे लोग। तो उसके तर्ज के ऊपर इमरान खान साहब को कोई तो फैसला आपके ख्याल में करना होगा। नहीं, बट ये एक रीज़न, एक छोटा सा रीज़न हो सकता है ना। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जो अभी यहाँ पास टाइम नहीं है जिस पे बात नहीं कर सकते। मतलब 30 अपने MP हैं PTI के जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर रहे हैं उनको हटाने के लिए, क्योंकि वो खुश ही नहीं है। वो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी चल नहीं रही है। उनकी अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट अभी पंजाब की आई है, वो आप देख लें क्या, मतलब किसी को 0% मिला है तो किसी को 20% मिला है। तो ये चीज़ें ज़्यादा अहम है उनके लिए देखने के लिए कि इतना अहम आप समझती है इससे बड़े मसाइल हैं जिनके ऊपर गौर किया जा सकता है। थोड़ी सी इस पे वक्त की कमी थी। हमारे तज्जियाकारों की राय नाज़रीन आपने मुलाहिजा की। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। नतीजे खुदा हाफिज़।